गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज केमिकल बॉन्डिंग से हम टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो ऑलरेडी आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता ही हो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे इस बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बुलाते हैं, डेटिव बॉन्ड। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय डोनेशन ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके डोनेट करने से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय डोनेशन ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो ये बॉन्ड बनेगा कब, कंडीशन क्या होगा इस बॉन्ड। तो कंडीशन ये है कि मान लें x है और y है, y को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। सपोज इसके वैलेंस शेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इस x एटम का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका है मॉलिक्यूल्स के अंदर सपोज, और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। मान लें कि इसको चाहिए एक पेयर, अगर इसको मिल जाए तो ये इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और कम से कम जो डोनेट करेगा उसके पास एक पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद, स्टेबल होने के बाद। तो अगर ये इसको अपना पेयर दे देता है इस तरह से, इसका साइन कुछ ऐसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये देख रहे हैं एरो का जो साइन है ये हेड है और ये टेल की ओर। तो टेल का मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन चला और ये साइड हेड का है इधर की इलेक्ट्रॉन गया। तो कंडीशन ये है कि अगर जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है, कमी पड़ रही है ऑक्टेट के लिए, तो उसमें कम से कम उसके पास एक पेयर शॉर्ट होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होना चाहिए, और जो डोनेट करने वाला है उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। 2 इलेक्ट्रॉन से कम रिच होना चाहिए, और जो जिसको डोनेट कर रहा है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट होना चाहिए, तभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जरा देखते हैं क्या कंडीशन समझिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से कुछ ज़्यादा ही आपको क्लियर होगा। तो कहाँ देखिए, सबसे पहले मैं SO2 में दिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको SO3 में दिखाऊंगा, ओजोन के अंदर देखेंगे, नाइट्रिक एसिड के अंदर देखेंगे, सल्फ्रिक एसिड के अंदर देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सबसे पहले सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6। इसके अराउंड जो ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 6। तो ये दोनों आपस में अगर शेयर कर रहा है तो दैट इज द कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है आपको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में है, जो कि दोनों एटम जरा देखिए आप ऑक्टेट के साथ स्टेबल हो चुका है। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो दोनों ऑक्टेट के साथ स्टेबल है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। तो ये चाहेगा कि हमको कोई डोनेट कर दे, क्योंकि अब ये किसी के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में, तो ये अपना एक पेयर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को। इस एक एरो का मतलब जान लीजिए कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक पेयर इसको जैसे दिया तो क्या हो गया, एक पेयर देने के मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी 8 हो गया, अब सभी का 8 हो गया।
इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग ट्रिटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो दूसरा एग्जांपल SO3 लेता हूँ। तो SO3 में बस ये हो गया सल्फर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है और सल्फर का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखें आप सेम होता है। तो यहाँ पे हम दिखा दिए सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या आप कि यहाँ पे ये एक सल्फर और एक ऑक्सीजन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे जो बन गया कोवैलेंट बॉन्ड, ये 8 के साथ स्टेबल हो गया, ये भी 8 के साथ स्टेबल हो गया, लेकिन बच गए ये 2 ऑक्सीजन। और 2 ऑक्सीजन को क्या, इस ऑक्सीजन को एक पेयर की जरूरत है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, और ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो और साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर है। तो एक पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, इससे कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक पेयर इससे कोऑर्डिनेट कर लिया। तो यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि बता दिए हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सभी 8 के साथ स्टेबल हो चुके हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है वहाँ पे प्लस चार्ज होते हैं, क्योंकि एक यहाँ गया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ गया एक माइनस, फिर यहाँ डबल प्लस हो जाएगा, यहाँ पे गया तो ये माइनस, यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रही है ये बातें, किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, वो एक एटम दूसरे को शेयर करता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है इस प्रकार का, अगर देखा जाए तो यहाँ भी शेयर ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है, इसको ज़रूरत है उसको कोई दूसरे एटम स्टेबल होने के बाद उसको दे रहा है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब में एग्जिस्ट कर रहा है, SO3 में आपको दिखा दी। मैं अब ओजोन के साथ आता हूँ। तो ओजोन देखिए, ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप देखिए तो ओजोन के मॉलिक्यूल 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, फिर ऑक्सीजन अगर ले लूँ अकॉर्डिंग टू दिस 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे देखिए आप शेयर कर लेगा इस तरह से, तो डेट इज द, इस शेयर को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने शेयर किया है। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 के साथ ये स्टेबल है, 2 2 4 2 6 2 8 के साथ ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 2 6 है। अब ये कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास अभी भी बॉन्ड बनाने के बाद, स्टेबल होने के बाद 2 पेयर बच चुका है, एक पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, इस पे के ऊपर में प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। आप जोड़ लेंगे इसको, ऑक्सीजन के बगल में रखेंगे, ताकि नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 और 1 5, और एक शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ ये, ठीक है, इस तरह से डबल शेयरिंग होगा ऑक्सीजन के साथ। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 नाइट्रोजन का भी, और 2 और 2 4 इसका 2 6 2 8। अब एक ऑक्सीजन जो यहाँ पे आएगा वो लैग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का इसकी कमी होगी। अब यार आप देखिए कि सारे ये ड्यूप्लेट के साथ स्टेबल है, हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट कंडीशन शो करता, ऑक्सीजन 8 के साथ स्टेबल है, नाइट्रोजन के राउंड 8 हो गया, इस ऑक्सीजन के राउंड 8 हो गया, ये बच गया क्योंकि इसके राउंड सिर्फ 6 है, होना चाहिए 8। तो ये शेयर करने के बाद देखिए एक पेयर बचा हुआ है, इससे कोऑर्डिनेट कर देगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ से कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा और ये माइनस। आप प्लस माइनस नहीं भी दिखा सकते हैं, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर होगा ही होगा। जब आप निकालेंगे फॉर्मूला चालू होगा तो वो पता चल जाएगा कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है कि 2 H+ के साथ होता है, रिप्लेसेबल होता है सॉल्यूशन में। तो 2 हाइड्रोजन आपका एक ऑक्सीजन के साथ इधर जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन के साथ आप इधर जोड़ दीजिए, बाकी सल्फर दे दीजिए, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ ये बना लेगा बॉन्ड, तो कितना हो सल्फर का 2 2 4 2 6 2 8। अब ऑक्सीजन को यहाँ पे रखिए, H2SO4 है, 2 3 4 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन रखते हैं 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो सारे 8 के साथ स्टेबल है, जरा देखिएगा
सबको हम 8 हाइड्रोजन को डिफरेंट कंडीशन शो करता है। तो हाइड्रोजन का अराउंड 2 ये स्टेबल, हाइड्रोजन के अराउंड 2 ये स्टेबल, 2 2 4 2 6 2 8 ये स्टेबल, 2 2 4 2 6 2 8 ये स्टेबल, 2 2 4 2 6 2 8 सल्फर स्टेबल। अब अनस्टेबल कंडीशन में है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6। अभी भी सल्फर के पास क्या है, 2 पेयर बचा हुआ है, एक इसको कोऑर्डिनेट करेगा और एक इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो सल्फर पे कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर के हिसाब से यहाँ पे आपका 2 इधर, एक इधर डोनेट किया, एक इधर डोनेट किया। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिव, इसके मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इससे पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आप देखिए कि आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आई थिंक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।